फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन मैं विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। कमर्शियल बैंक, जैसा कि आपको पता है, कमर्शियल मतलब क्या होता है? वाणिज्य। वाणिज्य मतलब व्यवसाय, जो व्यवसाय करती है। तो कमर्शियल बैंक क्या करती है? व्यवसाय करती है। जैसे लोन देती है, लोगों की जमाएं स्वीकार करती है। अब जमाएं भी स्वीकार दो तरह से करती है। एक जो कि टाइम डिपॉजिट होता है, ताकि कुछ समय पर लोगों को ये देती है जब वो मैच्योर होता है। और एक होता है जो कि जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट किसी ने खुलवाया तो वो जब चाहे तब पैसा निकाल सकता है, डिमांड डिपॉजिट जिसको कहते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये जो डिपॉजिट बैंक के पास है वो एक ही दिन में नहीं, कोई नगदी एक दिन में प्रवाहित नहीं हो जाएगा, एक दिन में कोई नगदी नहीं ले लेगा सारा। तो इन्हीं नगदियों का कुछ हिस्सा जो है बैंक अपने पास अवशेष नगद के रूप में रखती है और लोगों को ऋण के रूप में, एडवांस के रूप में देती है। तो कमर्शियल बैंक यही मुख्यतः काम करती है। अब तो बहुत सारे काम करती है, जैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बहुत सारे हो गए, परीक्षा के आपके शुल्क जमा करना हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, बहुत सारे काम अब कमर्शियल बैंक करने लगी। तो कमर्शियल बैंक का जो है वो दो प्रकार है। सबसे पहले कमर्शियल बैंक को हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एक नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में, वे सारे बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में है, आरबीआई का जो 1934 वाला एक्ट है उसके सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक है, जो भी बैंक लिस्टेड है, वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। और नॉन शेड्यूल्ड जो कि सेकंड शेड्यूल में नहीं है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम है। तो हम मेनली बात इसी पर करेंगे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पर। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक डोमेस्टिक बैंक, एक फॉरेन बैंक। अब डोमेस्टिक बैंक और फॉरेन बैंक क्या होता है? डोमेस्टिक बैंक जिसमें की पूंजी 50% या उससे अधिक पूंजी जो है वो या स्वामित्व कहिए या प्रबंधन कहिए, मतलब उसको जो मैनेज कर रहा है या उस पर जो क्या कहते हैं अधिकार है, वो डोमेस्टिक मतलब देश के लोगों का है, ठीक है, भारतीय नागरिकों का है, तो वो डोमेस्टिक बैंक हो गया। लेकिन यदि फॉरेन विदेशी लोगों का, फॉरेन बैंक क्या हो गया? जिसमें विदेशी लोगों का पूंजी लगा हुआ हो, 50% से अधिक उनका हिस्सा हो, तो विदेशी बैंक हो गया। अब डोमेस्टिक बैंक को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। जिसको कि पब्लिक सेक्टर बैंक, इसको हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि आपका एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, ये सारे क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक किसको कहें? अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ठीक है, हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब क्या हुआ? तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसमें स्वामित्व और प्रबंधन जो है बेसिकली वो प्रत्यक्ष या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहिए, वो राष्ट्रपति के नाम से पंजीकृत होता है। राष्ट्रपति के नाम के, जैसे कि वित्त मंत्रालय हो गया या एलआईसी हो गया, इन सभी के एकाधिकार में रहता है। जैसे आईडीबीआई एलआईसी के एकाधिकार में है, उसी तरह से आपका जितना भी नेशनलाइज बैंक है वो सभी किसके अंदर आ रहा है? वित्त मंत्रालय के अंदर आ रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में नेशनलाइज बैंक की। इसको नेशनलाइज क्यों कहते हैं? नेशनलाइज कहने का यहाँ पर क्या मतलब है? तो जो ये बैंक पहले क्या था? प्राइवेट बैंक था, प्राइवेट पूंजी इसमें लगी थी और इसके पूंजी को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री 1969 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1969 में और 1980 में। तो इसमें जो है पहले राउंड में 14 बैंकों का और दूसरे राउंड में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब वो पहले प्राइवेट पूंजी हुआ करती थी और उसको सरकार ने क्या कर दिया? तत्कालीन सरकार ने उसको राष्ट्रीयकृत कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं नेशनलाइज बैंक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन नेशनलाइज। नॉन नेशनलाइज बैंक वो हो गया जिसका कि राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, जैसे कि एसबीआई हो गया आपका।
इसको हम लोग नेशनलाइज्ड बैंकों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन क्या सरकारी मापदंडों के अनुसार ये नहीं चलते हैं? हाँ चलते हैं। इसमें सरकार का स्वामित्व है, लेकिन ये क्या है, ये नेशनलाइज नहीं, ये मार्केट के नियमों के अनुसार चलती है और इस पर सरकार का स्वामित्व भी है, लेकिन ये नेशनलाइज बैंक नहीं कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र में एक होता है ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक होता है न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। आपका HDFC और ये जो ICICI वगैरह ये न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। अब इसको ओल्ड जनरेशन उसको न्यू जनरेशन क्यों कहा जाता है? तो जो है इसका कारण जो है इसमें ये है कि एक समिति आई थी, नरसिम्हन समिति 1 जो है, उसमें जो उन्होंने जो प्रबंधन और स्वामित्व के लिए जो नियम बताए, ठीक है, उसके अनुसार स्थापित निजी बैंकों को पुरानी पीढ़ी का बैंक कहा गया। मतलब जो पुराने मापदंड थे उसी के अनुसार, जो पुराने ओल्ड रूल रेगुलेशन थे उन्हीं के अनुसार जो चल रहे थे, वो ओल्ड जनरेशन के बैंक थे प्राइवेट सेक्टर। और न्यू जनरेशन जो हो गए वो नरसिम्हन समिति के जो रूल रेगुलेशन जिसमें वो बताए गए उसके अनुसार जो चल रहे बैंक है वो न्यू जनरेशन के बैंक है। तो यही बैंकों का प्रकार है। अब हम लोग नेशनलाइज बैंक, ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, अभी क्या स्थिति है इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसको समझेंगे कि नेशनलाइज बैंकों की क्या स्थिति है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको हो सकता है कि इंटरव्यू में इसमें से किसी पर क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग बात करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों का समेकन। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनका समेकन, मतलब जो हम लोग कहते हैं कि मर्ज हो गया, बैंक मर्ज हो गया, तो उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अपना पब्लिक सेक्टर के बारे में आपको बताया, तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है और अभी कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो यूनियन बजट 2016-17 में जो है इसका प्रस्ताव किया गया, और इसके बारे में सबसे पहले अगर पूछे कि सुझाव किसने दिया था, तो नरसिम्हन समिति द्वारा 1991 में और 1998 में, नरसिम्हन समिति 1 और 2, उसमें सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रीयकृत जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनका जो है कंसोलिडेशन कर दिया जाए, मतलब उनको समेकित कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। क्योंकि उनका कहना था कि देश में बड़े बैंकों का होना जरूरी है, तो इसीलिए इस पर जो उन्होंने सुझाव दिया था। और इस पर जो है पहली बार बात जो है वो 2016-17 के बजट में इसको प्रस्तावित किया गया। और आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में जो है ग्लोबल 100 बैंकों की सूची जो थी उसमें जो है भारत में केवल एक ही बैंक था, वो था SBI। जबकि अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसके अनुसार कम से कम 8 बैंक, SBI टाइप के कम से कम 8 बैंक ऐसे होने चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था में। जो ग्लोबल बैंक की सूची तो उसमें कम से कम 8 बैंक अपने होने चाहिए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंसोलिडेशन पर बात हुई। अब अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा है तो बड़े बैंकों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी मतलब ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था बड़ा होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे, तो उस कंडीशन में फाइनेंस करने के लिए छोटे बैंक फाइनेंस करने में क्या होते हैं, डरते हैं। अगर बैंकें बड़ी होंगी तो वो जो है बड़े बड़े प्रोजेक्टों को आसानी से निवेशित कर पाएंगी। साथ ही साथ जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक है सबका क्या है, सबका दायित्व तो एक ही है। सबको जो है पब्लिक को सर्व करना है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करने में सहयोग करना है। तो अगर हम कहें इनका दर्शन तो लगभग एक ही है। HR पॉलिसी की बात करें तो लगभग सही बैंकों में आपको वही मिलेगा। तो इन सभी चीजों को, और ये भी बात है कि अगर
बड़े बैंक होंगे तो उसमें जोखिम कम होगा और जो है इकोनॉमिक स्केल पर भी जो है मितव्यताएं आएंगी, क्योंकि ज्यादा बैंक तो ज्यादा प्रबंधन, उसमें ज्यादा खर्च, ये भी हो सकता है। और इसलिए अगर समेकन हो जाता है, एक गवर्निंग बॉडी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि अनावश्यक खर्चे भी बचेंगे। तो इन्हीं सब कारणों से जो है राष्ट्रीय जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे उनके समेकन की बात की गई और किया भी गया। की बात ही नहीं की गई, बहुत सारे बैंकों को मर्ज किया गया। हम देखेंगे कौन कौन से बैंकों को मर्ज किया गया है। और इसका एक सिद्धांत है टू बिग टू फेल, मतलब बहुत बड़े बैंक होंगे तो उनके मतलब क्या कहते हैं, बैंकों का कोलैप्स करना की संभावना कम रहेगी, क्योंकि वो बैंक जल्दी खत्म नहीं होंगे, या क्या कहें तो वो जल्दी टू बिग है, बहुत बड़े हैं तो बहुत ही जल्दी वो कोलैप्स नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मर्जर की। तो सबसे पहले जो है एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई और भारतीय महिला बैंक को जो है एसोसिएट 5 एसोसिएट हुआ करते थे एसबीआई के, और भारतीय महिला बैंक को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। ये सबसे पहला जो है वो मर्जर हुआ था। उसके बाद विजया बैंक और देना बैंक, विजया बैंक और देना बैंक को बीओबी में मर्ज कर दिया गया। बीओबी बोले तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो है एक बड़ा मर्जर था। विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। तो ये 3 बैंक मिलके एक बैंक हो गए। उसके बाद फिर यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसको जो है, और ओबीसी को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसको पीएनबी में मिला दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक। ये भी 3 और 3 6 हो गए मर्ज करके। इस 3 बैंक मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, 3 बैंक जो है पीएनबी हो गया। उसके बाद फिर जो है आपका सिंडिकेट और जो है केनरा बैंक, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। सिंडिकेट और कैनरा, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो 2 बैंक मिलकर एक हो गया यहाँ पर कैनरा। उसके बाद फिर आपका इलाहाबाद को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक को जो है वो इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो इलाहाबाद इंडियन बैंक फिर एक हो गया, एक यहाँ हो गया आपका, अभी इंडियन बैंक कहलाता है। उसके बाद फिर आपका जो है आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक को जो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मर्ज कर दिया गया। यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो 3 बैंक को मर्ज करके यहाँ पे एक बना दिया गया यूनियन। तो देख सकते हैं 3 3 6 2 8 3 11, इस तरह से इन सभी बैंकों का मर्जर किया गया। 11 फिर इधर 2 13 बैंकों का इस तरह से मर्जर कर दिया गया। तो यही था राष्ट्रीयकृत बैंकों का समेकन। अभी तक लेटेस्ट अपडेट तो यही है, और आगे फिर कुछ होता है तो आप सभी को पता चलेगा ही। बाकी अगर कुछ छूटा हो तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही साथ गूगल करके भी देख सकते हैं कि मर्जर के बाद बैंकों की क्या स्थिति है। तो ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। ये बेसिकली बैंकिंग के लिए स्पेशलाइज्ड वीडियो है, और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ रिटर्न के पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। धन्यवाद।